डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। एंटरप्रेन्योरशिप का जो काफ़ी दिनों से आप डिमांड कर रहे थे, समय थोड़ा सा कम लग रहा है, अदरवाइज़ मैं आपके सारे सॉल्यूशंस बना दूं। तो चलिए इसके देखते हैं सॉल्यूशंस जो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। जो सॉल्यूशन उनको देख लीजिए और टाइम मिलेगा तो उसके आगे के सॉल्यूशंस भी बना दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्न में से अवसर बोध का तत्व है। द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। तो इनमें से सभी है, समझ की शक्ति भी होनी चाहिए, परिवर्तन का जो परिवर्तन पर नज़र भी होना चाहिए, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंसाइट टू चेंज, और नव परिवर्तनीय गुण यानी इनोवेटिव क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में अवसर का प्रकार है। द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी हमेशा निर्मित अवसर कहलाती है, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्वानुमान के उद्देश्य हैं, यानी द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्टिंग आर। तो क्या है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, आप भी समझ सकते हैं किसी चीज़ की भविष्यवाणी करने के लिए अगर हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अति एवं अल्प उत्पाद को समाप्त करना, यानी कि टू अवॉइड ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन। कभी ज़्यादा बन जाए कभी कम बन जाए, ऐसा नहीं है कि डिमांड कम है तो ज़्यादा बन गया और डिमांड ज़्यादा है तो कम बन गया। लागत कम करना, टू रिड्यूस कॉस्ट, यस। और मूल्य नीति का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है बाजार की मांग को कहते हैं। तो मार्केट डिमांड इज नॉन एज, तो मांग की भविष्यवाणी, डिमांड फोरकास्टिंग उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपका स्थापना में आसान है, यानी इजी इन फॉर्मेशन ऑफ। तो सेल ट्रेडिंग यानी एकाकी व्यापार जो आप करेंगे खुद, वो सबसे इजी है। टेलीफोन वह है, टेलीफोन एक्सपेंसेस किस में आते हैं, तो अर्धचल सेमी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये सेमी वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट जो है स्थिर लागत में शामिल है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स। तो कारखाना जो है आपका, वो कॉस्ट ऑफ ए फैक्ट्री जो है वो आपका क्या हो जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट में आता है, स्थिर लागत है, क्योंकि आपका कारखाना जो है आप उसको लगाते हैं। तो आगे आ जाता है आपका व्यवसाय के लिए विपणन। तो बिजनेस फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, तो आवश्यकता है, नेसेसरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केटिंग करें तो ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे दुकाती की गाड़ियां आती है, दुकाती का नाम आपने सुना होगा, और रोल्स रॉयल का भी नाम आपने सुना होगा, पर इनके एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये नेसेसरी, ये कंपलसरी नहीं है कि कोई अपना बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करे, वो तो केवल ब्रांड और नाम से ही बिक जाती है। उसके आगे हम बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, प्रबंध कला है, मार्केट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ। तो यहाँ पे स्वयं काम करने वालों का और दूसरों से काम कराना, तो दोनों ही होता है मैनेजमेंट में। स्वयं काम करना भी पड़ता है और दूसरों से काम कराना भी पड़ता है। तो ए और बी दोनों बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद में टेंथ क्वेश्चन की बात करें, डीईपी वह है जहाँ बीईपी इज़ द वेयर। तो मतलब कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर ना लाभ होता है ना हानि होती है, निदर प्रॉफिट और नोर लॉस। तो सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन है उद्यमी पूंजी में रहता है, वेंचर कैपिटल कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, तो उच्च जोखिम। ठीक है, हाई रिस्क में वेंचर कैपिटल जो है वो रहता है। 12वां क्वेश्चन है भारत निवेश कोष स्थापित किया गया। तो ये कब स्थापित किया गया, इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड वाज इस ये किसके द्वारा, सॉरी, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो ये है ग्रिंडले बैंक, ग्रिंडले बैंक, इसको ग्रिंडले बैंक आप बोलेंगे, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। 13वां क्वेश्चन है परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड। तो ये है आपका सभी, यानी कि बाई प्रोमोटर्स भी होते हैं जो प्रमोट करते हैं, और बाई मैनेजर्स भी होते हैं, और बाई एंटरप्रेन्योर भी होता है। ठीक है, परियोजना जो है, प्रोजेक्ट जो है वो, देखिए मैं जैसे फाइनेंस कर रहा हूँ, आपको प्रमोट करूँगा, आप ये कर लीजिए, आप एक कंपनी खोल लीजिए, और वहाँ पे जो उसको मैंने कंपनी बनाने के लिए रखा या किसी ने रखा, तो उसको भी आप काउंट करेंगे। एंटरप्रेन्योर आप खुद हैं तो वो भी आप काउंट करेंगे। तो इसमें सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अंश अधिमूल्य में वृद्धि यानी इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज, तो कोष का स्रोत यानी सोर्स ऑफ फंड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई, तो ये आएगा 1964 में। 16वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कारखाना उप रिव्यय है, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री के ऊपर जो
कहते हैं ना कि हमेशा वो सिर पे लदा रहता है, वो कौन सी चीज़ नहीं है, यानी कि वो ओवरहेड मतलब उसका वो व्यय नहीं काउंट होता है, क्योंकि वेतन जो है, सैलरी है, वो ओवरहेड नहीं माना जाता। ठीक है, ये तो आप जितना काम करा रहे हैं उसको देना ही है। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिमान व अंशों पर लाभांश दर होती है तो फिक्स्ड होती है, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज़, तो फिक्स्ड होती है। उसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, अंश निर्गम एक स्रोत है, इश्यू ऑफ शेयर इज़ ए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी कि दीर्घकालीन वित्त का। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, ब्रांड कहलाता है, ब्रांड इंडिकेट्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दुकाती का, और आपको और भी दूसरे वॉल्स वैगन, तो ठीक है अब आ गई है, इसका एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे आप, रोल्स रॉयल के नहीं देख पाएंगे, फरारीज की गाड़ियों के आप नहीं देख पाएंगे। तो इसमें से जो है आपका सभी आता है। ब्रांड क्या है, चिन्ह भी होता है, डिज़ाइन भी होता है और नाम भी होता है, सारी चीज़ें ब्रांड के अंदर होती हैं। ठीक है, आप तो क्या तो चिन्ह, यानी कि क्या तो आप सिंबल देख के पहचान जाओगे यार ये गाड़ी है, जैसे आप देखते हैं होंडा का साइन एच बना होता है, तो केवल एच से आप समझ जाते हैं कि होंडा की गाड़ी है। सॉरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो डिज़ाइन है किसी चीज़ का, आप डिज़ाइन देख के भी बोल सकते हैं, अगर उस पर लोगो नहीं है और चिन्ह नहीं है तो आप भी बोलोगे ये डिज़ाइन तो यार हुंडई का है। इसी तरह नाम तो अपने आप में है ही ब्रांड, तो ये आल्सो भी आ जाएगा। उसके बाद में व्यक्तिगत विक्रय है, पर्सनल सेलिंग इस, तो मौखिक प्रस्तुति यानी कि वर्बल प्रेजेंटेशन जो है ये आपकी व्यक्तिगत विक्रय है। इसके आगे बढ़ते हैं, एक स्थानों की पूर्ति करनी है तो विपणन अवधारणा का जन्म खालिस्तान में हुआ, तो अमेरिका में हुआ, इसका आंसर अमेरिका आ जाएगा। विज्ञापन खालिस्तान है, एडवर्टाइजमेंट इज़ इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होगा, तो विनियोग कह सकते हैं इसको आप हिंदी में। भारत में प्रबंध खालिस्तान है तो नेसेसरी है, ठीक है, आवश्यक है प्रबंध, मैनेजमेंट इन इंडिया इज़ नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रबंध खालिस्तान है, तो ये आपका, ये आर्ट मतलब कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, आर्ट एंड साइंस बोथ है, केवल कला नहीं है। मैनेजमेंट कला भी है और विज्ञान भी है, आपको समझ होनी चाहिए, कला तो होनी चाहिए आपके साथ में, यानी कि आपके अंदर एबिलिटी तो होनी चाहिए, साथ साथ में आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। 25वां क्वेश्चन है, चालू अनुपात खालिस्तान होता है, करंट रेशो इज़ बैलेंस शीट रेशो को हम जो बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा अनुपात को जो हम बोल सकते हैं। उसके बाद में खालिस्तान गैर चालू संपत्ति है, नॉन करंट एसेट इज़, तो गुडविल को हम नॉन करंट एसेट में लेते हैं, यानी कि ख्याति जो होती है उसको। इसके बाद में 27वां है, स्थायी पूंजी खालिस्तान होती है, फिक्स्ड कैपिटल इज़ लॉन्ग टर्म, यानी कि दीर्घकालीन होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम 28वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो इसका जो है आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो अगर सिंपली बहुत ही नॉर्मल भाषा में बात करें तो ए चांस टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू, यानी कुछ करने का मौका जो आप करना चाहते हैं उसे अवसर कहा जाएगा। अगर ये बिजनेस चांस कहता या इकोनॉमिक चांस कहता तो वो जो है आपका अपॉर्चुनिटी कहता, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो हम अलग डेफिनेशन लिखते, लेकिन इसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करी है, अपॉर्चुनिटी की बात करी है तो हम अपॉर्चुनिटी ही लिखेंगे। आगे बात की गई है जो है आपको एनवायरनमेंट के टाइप शायद बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 29 नंबर, इसमें पर्यावरण के डिफरेंट जो है टाइप बताने हैं, उसके बाद मान किसे कहते हैं और उपक्रम क्या है, ये चीज़ें हमें बतानी है, तो देखते हैं इनको। तो जो आपका नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा आपका पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट, मेन मेड एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो है डिमांड, तो डिमांड रेफर्स टू द विलिंग्स एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ ए टाइम और गिव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड इन टाइम, यानी कि अगर इसको समझें या हिंदी में सीधी सी बात, तो किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जिसे निश्चित कीमत पर किसी निश्चित समय विशेष पर खरीदा जाता है। ठीक है, निश्चित ज़रूर है और समय ज़रूर है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन क्या है या एंटरप्राइज क्या है उसको बताना है, तो ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज मीन टू प्लान ए बिजनेस टू स्टार्ट इट एंड रन इट, यानी कि संगठन या उद्यम का मतलब किसी व्यवसाय की योजना बनाना, उसे शुरू करना और उसे चलाना है।
उसके बाद बात करें 32वें क्वेश्चन में, आपसे पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं, फिर हमारे को ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें पूछा गया व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, की क्या आवश्यकता है, यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है। और उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इसमें आपका नेक्स्ट जो है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल नीडेड बाय ए एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस स्मूथली, सबसे खास है। उसके बाद में अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, यानी कि द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। और नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स, यानी कि अपने कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उद्यम द्वारा आवश्यक वित्त की मात्रा का निर्धारण करना। अगर हम और बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका जो है नीतियों के स्रोतों का निर्धारण, यानी कि जारी करने वाली प्रतिभूतियों का प्रारूप होना, या धन के उचित उपयोग और प्रशासन के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्धारण करना। ये सभी उसके जो हैं आपके इम्पोर्टेंस हैं। आगे बात करें हम ग्रॉस प्रॉफिट की, तो इसका एक फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो सेल्स माइनस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। अगर हम इसको, वहाँ पे फॉर्मूला नहीं पूछा है, डेफिनेशन पूछा है, तो डेफिनेशन के हिसाब से बोल सकते हैं इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू, यानी कि सेल्स। जो हमने बेचा उसको बनाने में जो लागत लगी, जो हमने बेचा यानी जो चीज़ हमने बेची उसको बनाने में जो हमारी लागत लगी, उस लागत को अगर हम उसको क्या कर लें, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगी, नेट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट। उसके आगे बात करते हैं इसकी, कभी कभी पूछेगा नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो उसको पढ़ना ज़रूर। इसकी गणना अगर हम हिंदी में बात करें तो इसकी गणना राजस्व बिक्री से बेचे गए माल की लागत को घटाकर की जा सकती है। यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है आपको हमने प्रोवाइड कर दिया। इसके आगे के जो सॉल्यूशन है आप 34 नंबर से जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, जिसमें आपको तकनीक के 2 प्रकार बताने हैं कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद में आपका डिफाइंड वेंचर कैपिटल जो है ये बताना है, स्टेट द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, ये सब चीज़ें बतानी है आपको। तो ये आप थोड़ा सा इसको बुक से ज़रूर पढ़िए। बुक से पढ़ने से एक फ़ायदा होगा कि इन्हीं से रिलेटेड घुस के जो है क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जामिनर, बिल्कुल इन्हीं जैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जब तक आप बुक पढ़ेंगे नहीं, केवल डायरेक्ट मैं अगर इनके आंसर ही दे दूंगा तो आपको केवल आंसर मिल जाएगा, आप इस क्वेश्चन को तैयार करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा बुक पढ़ना पड़ेगा, तो उससे क्या है आपकी जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन और आंसर्स ठीक लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, समय मिलते ही और भी आपके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे 29-30 जो लिखा गया है ये। और आपको अगर इसके आंसर सूट कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं। हमने सिंपलेस्ट लैंग्वेज को यूज़ किया है, लेकिन ये इनमें से कोई भी जो है आपका आंसर करेक्ट मतलब इनकरेक्ट आप नहीं कह सकते। ये थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने हैं।